हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बीएनएस का पेपर है, उसके क्वेश्चन देखेंगे जिसका पेपर कोड है 1006। लॉ ऑफ क्राइम का जो आपका पेपर होगा उसके हमारा क्वेश्चन है, चोरी अपराध के क्या तत्व हैं, उन्हें समझाइए तथा उनके उदाहरण दीजिए। या फिर आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि चोरी क्या है, चोरी कब लूट बन जाती है, या लूट क्या है, लूट के आवश्यक तत्व कौन से हैं, कब लूट डकैती बन जाती है, ये हमें बताना है। अब आपके ये जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे 20 नंबर में। लॉन्ग क्वेश्चन में 20 में पूछा जाता है, और इसी में से वेरी शॉर्ट भी पूछ लेते हैं आपसे। या तो लूट पूछ लेंगे कि लूट क्या है, या डकैती पूछ लेंगे, या फिर चोरी के आवश्यक तत्व पूछ लेंगे आपसे। वेरी शॉर्ट में भी इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 303 में चोरी बताई गई है। मैंने आपको एक वीडियो कराई थी जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन बताए थे आपको। उम्मीद है आपने सबने याद कर लिए होंगे। उन सेक्शनों को सभी को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वही सेक्शन इन सारे जो एग्ज़ाम है आपका, इन सभी में वो सेक्शन आपके काम आएंगे। चोरी की परिभाषा के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी संपत्ति को उसकी अनुमति के बिना, उसके ज्ञान के बिना लेने का आशय रखते हुए संपत्ति को लेने के लिए हटाता है, वह चोरी कहलाता है। अब जैसे कि चोरी है, मेरे कब्जे में कोई चोरी है, जैसे कि मेरे पास कोई पेन ड्राइव है, कोई फ़ोन है, वो रखा हुआ है और किसी ने उसको मेरी बिना सहमति के, बिना मेरी अनुमति के, और मुझे पता भी नहीं है, उसने वहाँ से वो चीज़ हटा ली और चुरा ली, तो वो क्या हो गई? चोरी। इस परिभाषा के अनुसार चोरी के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं। अब चोरी जो होती है ना, याद रखना, चोरी जो होती है हमेशा जंगम संपत्ति, जो आपकी चल संपत्ति होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, चोरी हमेशा उसकी होती है। एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इमूवेबल, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। इनमें से चोरी हमेशा चल संपत्ति की होती है, अचल संपत्ति की चोरी नहीं होती। चल संपत्ति वे संपत्ति होती हैं जिन संपत्ति को, जिस चीज़ को आप एक जगह से उठाकर दूसरे जगह उठाकर ले जा सकते हो। एक जगह से उठाई और आप दूसरी जगह उसको ले जा सकते हो। जैसे आपका फ़ोन है, कार है, बाइक है, मोबाइल है, घर के बहुत सारे सामान होते हैं, वो हैं, लैपटॉप है, माउस है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये चल संपत्ति है। इनको आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हो। और जो आपकी अचल संपत्ति होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वो होती है जैसे आपका घर है, ठीक है, और आपका पेड़ है। पेड़ जो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर पेड़ होता है ना, वो तब तक अचल संपत्ति होता है जब तक उसको जमीन से अलग न कर दिया जाए। जिस दिन वो जमीन से अलग हो जाता है उस दिन वो चल संपत्ति हो जाता है, उसको आप उठा के ले जा सकते हो, ठीक है। इसके जो आवश्यक शर्तें हैं वो देखते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, वो भी हम देखेंगे। संपत्ति का कब्जा, चोरी के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, यानी कि जिस संपत्ति की चोरी की गई है ना, वो किसी के पोजीशन में, किसी के कब्जे में होनी चाहिए। अगर मेरी कोई चीज़ चोरी हुई है तो वो मेरे कब्जे में होनी चाहिए। अगर मेरे कब्जे से, मेरे पोजीशन से कोई उसको लेकर जाता है तो वो चोरी करने लायक होती है वस्तु, अनुमति के बिना। और जो वस्तु को चोरी किया गया है, जिस चीज़ को चोरी किया गया है, वो मेरी बिना मर्जी के, बिना मेरी अनुमति के चोरी की गई है। चोरी के लिए आवश्यक है कि संपत्ति को उसके मालिक की अनुमति के बिना लिया जाए। फिर है ज्ञान के बिना, और मुझे पता भी नहीं है, मेरा सामान चोरी हो गया, मुझे पता भी नहीं है। चोरी के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति को उसके मालिक के ज्ञान के बिना लिया जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो वो जो कब्जा है संपत्ति का, वो मेरे पास होना चाहिए। मुझे वो चोरी हो गई है, मुझे उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, और मेरी अनुमति के बिना लिया जाना चाहिए, वो चोरी मानी जाएगी, ठीक है। और आशय, ये एक मेन इम्पोर्टेंट शब्द है, आशय, इंटेंशन। चोरी के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का आशय संपत्ति को ले जाने के लिए होना चाहिए। व्यक्ति का आशय संपत्ति को ले जाने का होना चाहिए, यानी कि अगर उसका वो इंटेंशन होना चाहिए चोरी करने का। अगर किसी व्यक्ति ने नॉर्मली आपकी कोई चीज़ उठाई है और उठा के वहाँ पे वापस रख दी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने चोरी करी है। लेकिन अगर उसका इंटेंशन है ऐसा, अगर आपने चोरी करने के इंटेंशन से किसी चीज़ को मूव भी कर दिया ना, वो भी आपकी चोरी में आती है, ठीक है। स्पष्टीकरण,
जब तक कोई वस्तु भूमि से जुड़ी होती है वह चल संपत्ति नहीं मानी जाती। जब तक कोई वस्तु भूमि से, जमीन से जुड़ी होती है, जैसे आपको पेड़ का एग्जाम्पल दिया था वैसे, तब तक वह चल संपत्ति, वो ले जाने के लिए नहीं मानी जाती है और इसलिए चोरी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही वस्तु भूमि से अलग की जाती है वह चल संपत्ति बन जाती है, उसकी चोरी हो सकती है। जैसे ही वो भूमि से अलग हो जाती है, जमीन से अलग हो जाती है, तो वो चल संपत्ति, वो ले जाने लायक संपत्ति हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी पेड़ को काटता है जो उसकी जमीन पर लगा हुआ है तो वह चोरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पेड़ अभी भी भूमि से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही वह पेड़ को काटकर अलग कर देता है वह चल संपत्ति बन जाती है और उसकी चोरी हो सकती है। जब तक वो जमीन में है पेड़ तब तक वो अचल संपत्ति है, उसको चुराया नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही वो पेड़ से अलग हो गई तो उसको अचल संपत्ति बना दिया गया है। ठीक है, इसका एक केस है गुलजार बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1979 के मामले में दिलचस्प निर्णय सुनाया गया। इस मामले में अभियुक्त ने परिवादी की अटैची को बस से चुरा लिया जिसमें परिवादी यात्रा कर रहा था। बाद में अटैची अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गई। परिवादी द्वारा पहचान भी ली गई। एक अटैची थी, वो किसी व्यक्ति के कब्जे में थी और उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने चुरा लिया था और बाद में जिसने चुराया था उसके कब्जे से वो प्राप्त हुई और जिसकी थी उसने उसको पहचान भी लिया था। तो ये क्या मानी गई? चोरी। इसके बाद इस मामले में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि चोरी का अपराध है, यह जो है वो चोरी का अपराध है और धारा 303 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि चोरी का अपराध कारित करने के लिए 5 आवश्यक तत्वों का पाया जाना जरूरी है। चोरी की परिभाषा। चोरी का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को उसकी सहमति के बिना लेना, यानी कि कोई संपत्ति ली है और वो मेरी बिना सहमति के ली है किसी ने। फिर है संपत्ति का स्वामित्व। चोरी की जाने वाली संपत्ति का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति के पास होना चाहिए। जो संपत्ति चोरी करी गई है उसका स्वामित्व किसी और के पास होना चाहिए। सहमति के बिना लेना। चोरी की जाने वाली संपत्ति उसके स्वामी की सहमति के बिना लिया जाना चाहिए। जो संपत्ति है वो स्वामी की बिना सहमति के ली गई है। आपराधिक आशय। चोरी करने का जो मतलब उस व्यक्ति का वस्तु को चोरी करने का आपराधिक आशय होना चाहिए। संपत्ति का कब्जा। चोरी की जाने वाली संपत्ति का कब्जा चोर के पास होना चाहिए। मेरी जो संपत्ति थी वो चोर के पास होनी चाहिए, तभी हम उसको साबित कर सकते हैं कि इसने चोरी की है। ठीक है, इसके बाद है दंड के प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 सेक्शन 303 सबसेक्शन 2। पहली बार के अपराधी। चोरी के अपराध के लिए पहली बार दोषित होने पर 3 वर्ष तक की सजा का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने पहली बार चोरी करी है तो उसको 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों ही दिया जाएगा। फिर है पुनरावर्ती अपराध, यानी कि दोबारा से फिर से चोरी करना। यदि किसी व्यक्ति को दूसरी बार उसके बाद चोरी करने के अपराध से दोषित होता है 1 वर्ष से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक की कठिन कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। यानी कि अगर वह दोबारा चोरी करता है तो उसको जिसकी सजा 1 वर्ष से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक की बढ़ाई जा सकेगी। फिर है विशेष मामले। विशेष मामले, यदि चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है और अपराधी पहली बार दोषित होता है तो उसे सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है, बशर्ते कि उसने जो वो अपराधी था उसने चोरी की गई संपत्ति को वापस कर दिया हो। इसमें कहा गया है जो व्यक्ति चोरी करेगा और उसका मूल्य 5,000 रुपये है, ठीक है, 5,000 से कम है, तो उस व्यक्ति को सामुदायिक सेवा दी जाएगी। यानी कि पहले आपकी 5 पनिशमेंट थी लेकिन अब पनिशमेंट आपकी 6 हुई हैं। एक सामुदायिक सेवा जो है ये आपकी पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। पहले ये पनिशमेंट नहीं थी, अब छोटे मोटे अपराधों के लिए भी पनिशमेंट दी जाएगी। क्या? सामुदायिक सेवा। इसका मतलब है कि कोर्ट आपको ऐसी सज़ा दे सकता है जैसे टॉयलेट साफ़ कराना या फिर ग्राउंड साफ़ कराना, कहीं पर झाड़ू लगवाना, हॉस्पिटल में काम करवाना या सामुदायिक सेवा में लगा देना। किसी भी प्रकार का ऐसा काम दे देगा, ठीक है,
छोटे मोटे अपराध के लिए। आगे पढ़ते हैं। लूट की परिभाषा। लूट की परिभाषा। लूट की परिभाषा दो प्रकार से हो सकती है। सेक्शन 309, याद रखना, BNS की धारा 309 में लूट को परिभाषित किया गया है। धारा 303 में चोरी को परिभाषित किया गया है और धारा 310 में डकैती को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इन सेक्शनों को याद रखना। चोरी द्वारा लूट, एक तो होती है चोरी द्वारा लूट, एक होती है उद्यापन द्वारा लूट, एक्सटोर्शन द्वारा लूट। ठीक है, जब कोई व्यक्ति चोरी करता है और उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा, अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को मृत्यु, अपहति, सदोष परिरोध करने की धमकी देता है या उसमें भयकारित करता है, तो वो हो जाती है लूट। या फिर तत्काल मृत्यु या फिर चोट पहुंचाने के लिए उसमें बहकारित करता है, तो वह लूट कहलाती है। और अब है उद्यापन, एक्सटोर्शन। जब कोई व्यक्ति उद्यापन करता है और उस उद्यापन को करते समय भय में डाले गए व्यक्ति को उपस्थिति में, जो जिस व्यक्ति को तुम भय डाल लो उसकी उपस्थिति में उस व्यक्ति को स्वयं, उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की, यानी कि आप उस व्यक्ति को उसकी या फिर किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल तुरंत मृत्यु, अपहानि या फिर सदोष अवरोध के भय में डालकर उद्यापन करता है। वो व्यक्ति जो उद्यापन करता है किसी व्यक्ति को भय में डालकर मृत्यु, अपहानि और सदोष अवरोध के में। ठीक है, इस प्रकार भय में डालता है, इस प्रकार भय में डालकर, इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज उसी समय यानी कि तुरंत परिदत्त, तुरंत उससे कहता है कि तुम इस चीज को मुझे दे दो, वरना तो तुरंत या तो तुम्हें मार दिया जाएगा अगर उसके साथ कोई और है, या उसे मार दिया जाएगा या चोट पहुंचा दी जाएगी या उसे कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, उसका सदोष अवरोध कर लेंगे, तो उसको कहते हैं उद्यापन। ठीक है, जब तुरंत आपसे कुछ चीज़ मांगने के लिए वो कहते हैं कि या तो आपको जान से मार देंगे वरना इस चीज़ को दे दो, तो उसको कहेंगे उद्यापन। इसका एक उदाहरण है, इस उदाहरण में कै ने यह को दबोच लिया, उसके कपड़े में से धन और आभूषण निकाल लिए। यह लूट का उदाहरण है क्योंकि इसमें कै ने यह का सदोष अवरोध कारित किया है, उसको दबोच लिया है, उसको पकड़ लिया है और उसकी संपत्ति को उसकी बिना अनुमति के ले लिया है, तो ये क्या हो गई, लूट हो गई। ये एक लूट का उदाहरण है कि उसने क्या किया, यह को पकड़ लिया और उसकी बिना मर्जी के उसका सारा धन ले लिया, मतलब उससे लूट लिया। और इसमें जो उद्यापन है आपका, उसमें परिदत्त करने को कहा गया था कि आप इस सामान को खुद अपनी मर्जी से उसको दे दो। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में कै ने यह को यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त की कि तुम्हारा बालक मेरी टोली के हाथों में है, यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपये नहीं भेज दोगे तो वह मार डाला जाएगा। यह उद्यापन है। किसी व्यक्ति ने आपको फ़ोन पर धमकी दे दी कि अगर तुमने पैसे नहीं भेजे हैं तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, तो ये क्या है, ये एक उद्यापन है, ये लूट नहीं है, क्योंकि इसमें यह के बालक की तत्काल मृत्यु के भय में नहीं डाला गया है, यानी कि उसको तुरंत मारने के लिए नहीं कहा गया है। और जो आपका परिदत्त है ना, ये है ना उद्यापन, इसमें तुरंत मारने की धमकी दी जाती है, सामने ही बिल्कुल उसकी उपस्थिति में कहा जाता है कि या तो इसको मार देंगे हम या तुम्हें मार देंगे, आप इस चीज़ को दे दो। और लूट में इन्होंने कहा है कि उस व्यक्ति की बिना सहमति के उससे उसका सारा धन छीन लिया था। ठीक है, तो ये एक उद्यापन का उदाहरण है। इसके बाद एक केस देखते हैं। रमेश दासू चौहान बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर के मामले में अभियुक्त गणों पर लूट एवं हत्या का आरोप था। उन पर आरोप था कि उन्होंने मृतक के मकान में घुसकर लूट की, मृतक की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के समय अभियुक्त गणों को मृत्यु के घर में दीवार से प्रवेश करते हुए देखा गया था। लूट की संपत्ति भी अभियुक्त गणों की सूचना पर बरामद की गई थी। अदालत में अभियुक्त गण मृतक के घर में प्रवेश करने और वहां घटना के समय बने रहने का कोई स्पष्टीकरण न दे सके। इस वजह से उन्हें लूट और हत्या के लिए दोष सिद्ध किया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उन पर
1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कब लगाया गया था? 2019 में। इसके बाद है लूट के अपराध के लिए दंड। बीएनएस की धारा 309 सबसेक्शन 4 लूट के लिए दंड। जो कोई व्यक्ति लूट करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। राजमार्ग पर लूट के लिए दंड। यदि लूट राजमार्ग यानी कि सड़क पर सूर्य अस्त और सूर्य उदय के बीच की गई, यानी कि सूरज छिपने के बाद और सूरज उगने से पहले की गई है, तो कारावास 14 वर्ष तक का हो सकेगा। अगर नॉर्मली आपने लूट करी है तो 10 साल की सज़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्शन 309 का सबसेक्शन 5 लूट का प्रयत्न। अगर आप लूट करने की कोशिश करते हो, जो कोई लूट करने की कोशिश करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अगर आप सिंपली लूट कर देते हो तो आपको 10 साल की सज़ा है, और आपने सूरज छिपने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले चोरी करी है तो आपको 14 वर्ष की सज़ा होगी। आपको जो एक क्वेश्चन कराया था अपराध की परिभाषा, उसमें मैंने बताया था कि चोरी लूट ये ऐसे अपराध हैं जिसमें तैयारी करने मात्र ही सज़ा होती है। तो अगर आपने लूट करने की कोशिश भी की तो उसके लिए 7 साल की सज़ा। फिर है सेक्शन 309 का सबसेक्शन 6 लूट में अपहति कारित करने के लिए दंड। अगर लूट करते वक्त आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसमें क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट करने के प्रयत्न में स्वेच्छा से अपहति किसी को चोट पहुंचाता है तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संयुक्त होगा, यानी कि वो कोई लूट यानी कि कोई व्यक्ति साथ में होगा, वह आजीवन कारावास या कठिन कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब है डकैती। डकैती की परिभाषा 310 में। चोरी पढ़ी हमने 303 में, और इसी के सबसेक्शन 2 में इसकी पनिशमेंट पढ़ी थी, और 308 में हमने उदापन पढ़ा, अपकर्षण, और 309 में हमने पढ़ा लूट। ठीक है, और लूट के लिए पनिशमेंट भी इसी में है। और अब है 310 भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 में डकैती को परिभाषित किया गया है। डकैती एक प्रकार का अपराध है जिसमें 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं। देखो, चोरी एक इंसान से हो सकती है, चोरी एक इंसान द्वारा भी हो सकती है। ठीक है, और लूट के लिए और उद्यापन भी 1 या 2 इंसान द्वारा हो सकता है। लूट के लिए कम से कम 4 लोग द्वारा लूट हो सकता है। लेकिन जहां आपके 5 लोग हो गए, वहां 5 लोग द्वारा अगर लूट की जाती है तो वो डकैती कहलाती है, वो लूट नहीं कहलाती। लूट हमेशा 5 से कम लोग करते हैं। अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं या इससे ज़्यादा हैं और वो लूट करते हैं मिलकर, तो वो डकैती कहलाती है। लूट डकैती बन जाती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं। 5 या अधिक व्यक्ति। लूट करने वाले व्यक्ति की संख्या 5 या अधिक होनी चाहिए। लूट में हमेशा 5 या फिर उससे अधिक व्यक्ति होने चाहिए। संयुक्त रूप से लूट करना। ये 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त मतलब एक साथ मिलकर लूट करते हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न, लूट करने की कोशिश करते हैं। और लूट के दौरान उपस्थिति। लूट करने वाले व्यक्ति लूट के दौरान उपस्थित होते हैं, यानी कि सारे जो 5-6 व्यक्ति हैं वो सब लूट के दौरान साथ में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जब ये शर्तें पूरी होती हैं तो लूट डकैती बन जाती है। इसके लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान है। ठीक है, जब 5 से ज़्यादा लोग मिलकर लूट करते हैं तो वो लूट नहीं, वो डकैती कहलाती है, यानी कि और संयुक्त होकर सारे लोग एक साथ संयुक्त होकर लूट करते हैं तो वो डकैती बन जाती है। इसके बाद है डकैती के लिए दंड, पनिशमेंट ऑफ डकैती। डकैती के अपराध के लिए दंड। डकैती के अपराध के लिए दंड। डकैती के लिए दंड। जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।
इसका दूसरा पॉइंट है डकैती में हत्या के लिए दंड। यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों और एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देता है तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी दंडित किए जाएंगे और जुर्माने के लिए भी दायी होंगे। अगर उसमें उन्होंने डकैती करते वक्त किसी की मृत्यु कर दिया एक व्यक्ति ने, तो सारे ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे और उन सबको कठोर कारावास मिलेगा जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना भी होगा। इसका तीसरा पॉइंट है जो कोई डकैती करेगा या डकैती करने के लिए तैयारी करेगा वह कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंड दिया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। जो अपराध की परिभाषा कराई थी उसमें भी बताया था कि डकैती, लूट ये ऐसे अपराध हैं जिनमें तैयारी करने मात्र ही वह अपराध कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है डकैती करने के प्रयोजन से एकत्र होने के लिए दंड। जो कोई डकैती करने के प्रयोजन यानी कि डकैती करने की तैयारी करने के लिए 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा वह कठिन कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। अगर कोई डकैती करने के प्रयोजन, डकैती करने की तैयारी के लिए इकट्ठा होते हैं और उनमें से कोई भी व्यक्ति होगा तो वह 7 वर्ष तक की सजा के लिए और जुर्माने के लिए दोनों के लिए दायी होगा। फिर इसका 5 पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है डकैती करने वाली टोली का सदस्य होने के लिए दंड। जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यासत डकैती करने के प्रयोजन में संयुक्त हो वह आजीवन कारावास से कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, बस यहीं तक था हमारा क्वेश्चन। धारा 303 याद रखना और इसी के सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट है उसको याद रखना। 309 लूट के लिए, 308 अपकर्षण के लिए, उदापन के लिए और 310 जिसमें डकैती बताई है। ठीक है, ये सारी धाराएं हैं और इन्हीं में इनकी पनिशमेंट है। पनिशमेंट भी आप एक पेज पे लिख लेना, पहले सेक्शन लिखना फिर उसकी पनिशमेंट लिख लेना। ठीक है, और कोई केस है वो केस लिख लेना, जो उदाहरण है वो उदाहरण लिख लेना। आपसे अब इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि चोरी क्या है, चोरी के आवश्यक तत्व क्या हैं, या फिर डकैती क्या है, डकैती कब लूट बन जाती है, चोरी कब लूट बन जाती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में करा दी गई हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कर लेना। इसी में से वेरी शॉर्ट भी पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा 20 नंबर में पूछा जाता है और इसी में 10 नंबर और 5 नंबर के सवाल भी बन जाते हैं। तो ये आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है पूरा, इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।